मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं आपसे। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब आपको बताना है, ये चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, सबसे पहले वो बताना है। फिर आपको बताना है कौन सा है जो इजीली नाइफ से कट हो जाता है। इसकी ट्रिक भी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में बताई थी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसका आंसर कॉमेंट करना है। और जो आंसर कॉमेंट करेगा ना, सबसे पहले बस एक छोटा सा काम करना, साइड में लिख देना ब्रैकेट में पिन। चैट नहीं करना, प्रीमियर में चैट नहीं करना, कमेंट जा करके करना है, क्योंकि वहां पे मैं आपका आंसर जो है पिन करने वाला हूं, ऊपर सबसे ऊपर आपका आंसर दिखने वाला है। बस साइड में ब्रैकेट में छोटा सा पिन लिख देना ताकि मुझे याद रहे। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? तो यार मेलिएबल मतलब क्या होता है हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, कि अगर मैं किसी भी मेटल को पीट पीट के उसको चादर में कन्वर्ट कर दूं, थिन सीट में कन्वर्ट कर दूं अगर मैं उसको, दैट इज मेलिएबल। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल, है ना। अगला क्या है डक्टाइल, क्या होता है भाई डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल यानी खींच के, मैंने उसको तार बना दी, खींच के चाटा नहीं लगाया, खींच के किसी मेटल को मैं खींच के अगर तार बना सकता हूं, दैट इज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं उसको हम। पेज नंबर 46 में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्वेश्चंस दे रखा है कि व्हाई सोडियम इमर्स्ड लिक्विड में क्यों रखते हैं उसको, मतलब इमर्स्ड केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है उसको। इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर बाहर रखूंगा एयर में तो वो कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर फायर को कैच कर लेगा, क्योंकि दैट रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, इसको मैंने आपको समझाया हुआ रेगुलर लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन्होंने बोला राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अच्छा, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वहां पे जाके देख लेना। तो टेंशन नहीं लेने की, नोट करने नहीं दे रहे, लिखने नहीं दे रहे मैं। तो आयरन स्टीम के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा, Fe अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, स्टीम यानी भाप, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये रिएक्शन इसी तरह से होते, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ये। और अगर कैल्शियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मान लो मेरे पास कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब क्या होगा, और पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब क्या होगा भाई। दोनों ही कंडीशंस में अगर आपको याद हो तो हाइड्रोक्साइड कौन फॉर्म करता है, मैंने कोड दिया था आपको 535 करके, है ना, याद है ना। तो कैल्शियम अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा यहाँ पे, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। इसमें भी सेम वही होगा, KOH होगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है यहाँ भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसमें क्या बोला है कि विच गैस इज प्रोड्यूस जब डाइल्यूट HCl, यानी एसिड की रिएक्शन जब मैं कराऊं रिएक्टिव मेटल्स के साथ। भाई ये तो अगर चैप्टर 2 में भी तुम पूछते तो हम बता देते कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, साल्ट देता है। का दूसरा पार्ट है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 से। तो अगर आयरन रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो भाई सिंपल सी बात है, इसको डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी H2 गैस रिलीज होगी और मुझे साथ में मिलेगा फेरस सल्फेट FeSO4 मिलने वाला है ना। सिंपल सी बात है यार, ये तो रिएक्शन हम वहां भी कर लेते हैं चैप्टर 2 में, इसमें क्या कोई नई बात तुमने सिखाई क्या हमें। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा जो 3 क्वेश्चन है ना वो वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और अगर कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, ठीक है, टेंशन ना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिंक एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट, इसमें करना क्या है, सल्फेट नहीं सल्फेट, इसमें करना क्या है, हमें रिएक्शंस लिखनी है कि जो जिंक है, जो Zn है जिंक, उसको मैं ऐड करूंगा FeSO4 में, Fe2 है ना, तो FeSO4 में अगर मैं ऐड करूं तो यार ये बताओ क्या ये इसको डिस्प्लेस कर जाएगा, सोचो जरा सोचो। तो अगर हम याद करें रिएक्टिविटी सीरीज को तो क्या था, कटरीना ने कार मांगी, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, ऑल्टो जैन फरारी। तो ध्यान से देखो यहीं पे दिख रहा है कि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में फेरस के ऊपर है, यानी कि ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, जस्ट ऊपर ही है। तो अगर ये इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ये बनाएगा ZnSO4 और Fe यहाँ पे अलग से देखता रहेगा। पेज नंबर 49 पे आओ तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए। अब ये ग्रुप पे सवाल आ रहा था डाउट में कि ना ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आपने तो कभी सिखाया नहीं। भाई अब सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहली बात तो ये रेगुलर लेक्चर में सिखा रखा हूँ मैंने, इसमें अगर मेटल नॉन मेटल में जाके आप देखोगे ना, जहाँ पे आयनिक कंपाउंड मैंने पढ़ाया जिस वाले एपिसोड में अगर आप देखो तो वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाया। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है उसमें। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई भी अगर ये एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, तो आप ये बताओ मेरे को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो लास्ट वाला जो इसका सेल है, समझो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, लास्ट वाले जो सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे बनेगा इसका, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत आसान है। लास्ट वाले में एक था तो आप Na लिख करके यहाँ पे एक डॉट बना दो, खत्म, बस
यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पता नहीं ऐसे नाम सुन के लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस के समोसे खाने होंगे, ऐसा कुछ। एक इलेक्ट्रॉन बना जाए, काम खत्म। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना जरा क्या होता है। ऑक्सीजन जो है वो आता है 8 नंबर पे, तो 2 6 होता है। अब ये बताना जरा कि लास्ट वाले जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस सेल, उसको वैलेंस सेल कहा जाता है। तो उसमें 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो यार बड़ा आसान है, आपने ओ लिख दिया, अब 6 बना दो, यहाँ 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 यहाँ। अच्छा क्या जरूरी है, क्या मैं यहाँ 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 बनाऊं, क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता, मेरी मर्जी मैं इधर बना दूं, मेरी मर्जी। भाई तेरी मर्जी, तू कुछ भी कर सकता है, बस तेरे को 6 बिंदु बनाने हैं, 6 बिंदु बनाने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। 6 क्यों बनाने, क्योंकि वो यही देखता है एग्जामिनर। एग्जामिनर का काम ये है कि वो ये देखे कि तुमने डॉट जो बना रखा है उसको गिनेगा कि भाई तुमने 6 बनाए कि नहीं बनाए। अगर तुमने 7 बना दी गलती से भी तो काटेगा सीधा, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैग्नीशियम 12 होता है, जो 282 हो गया। तो यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो Mg लिख दिया, और 2 आप कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, आपकी मर्जी, या फिर आप इन दोनों को यहाँ रख दो, वो आपकी मर्जी हो। कोई मतलब रूल नहीं है कि उस बिंदु को वही लगाना है, यहाँ लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन बताना कि Na2O कैसे बनता है और MgO कैसे बनता है। तो बड़ा आसान है यार। Na क्या है, व्हाट इज Na? जो Na है, Na वो सोडियम 28 किसके फॉर्म में रहेगा, 11 है, 281 के फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, ये 11 ये 8, तो ये कैसा रहेगा 26। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बट अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहां से लेगा, दूसरे वाले सोडियम से लेगा, यानी कि 2 सोडियम चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, सोडियम के बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ऑक्सीजन के 6 बना दिए मैंने, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया, और फिर मैंने बोल दिया कि मुझे Na प्लस जो है ना वो 2 चाहिए था, वो 2 चाहिए था, और O2 माइनस जो है वो 1 ही चाहिए था, और इसकी वजह से मेरा जो है Na2 वो बन गया, खत्म बात। अब MgO कैसे बनाना है, MgO, Mg लिखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 होगा, है ना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 26 होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, उसके बाद फिर ये हो जाएगा Mg2 प्लस, और ये हो जाएगा O2 माइनस। तो इसके बाहर ना 2 लिखा ना इसके बाहर किसी ने नहीं लिखा, तो इसको हम बोलेंगे MgO। ज्यादा से ज्यादा आप क्या दिखा सकते हो, आप ऐसे बता सकते हो कि Mg जो है उसने Mg2 प्लस बनाया क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, ऑक्सीजन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो O2 बनाया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन को बैलेंस हो गया। बस सिंपल सी बात है, इस तरह से दिखा दो, यही है फॉर्मेशन, इसी तरह से बताना है। अच्छा ये पूछा कि इसमें आयंस कौन से, भाई साफ पता चल रहा है। अगर तुम हमें हमसे 9th क्लास में अगर ये पूछते कि इसमें आयंस कौन सा, तब भी बता देते हम। Na प्लस आयन है और O2 माइनस आयन है, इसमें कौन से, Mg2 प्लस आयन है और O2 माइनस आयन है, सिंपल सी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला व्हाइट आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों है, यानी उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्यों ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही तगड़ा है। दैट फोर्स, उसको जो फोर्स है ना, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी इतनी पावर है कि उसको बहुत ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेल्ट होगा। दैट्स व्हाई द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। 53 पे अगर हम आए तो हम देखेंगे कि कुछ टर्म है जो कि मैंने एपिसोड नंबर 4 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मिनरल्स क्या होता है, ये और क्या होता है, गैंग क्या होता है। गैंग जो है वो फालतू के सब्सटेंस होते हैं और जो है प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब मिनरल्स जो होता है ना, मतलब अर्थ क्रस्ट में से कुछ ऐसे मटेरियल निकलते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं बिजनेस के तौर पे, एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर दैट इज प्रॉफिटेबल टू अस, दैट इज। और मिनरल क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट पे जो भी चीजें पाई जाती है, जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वही है मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट पे जो भी चीजें मिल रही है ना, उस चीजों को हम मिनरल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी एपिसोड 4 में अच्छे से लिखवाई है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेम 2 मेटल्स, 2 मेटल्स बताने हैं फाउंड इन फ्री स्टेट में कौन कौन सा मिलते हैं। भाई नीचे के जो मैंने आपको बताया था, नीचे के कुछ मेटल्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे सिल्वर है, जैसे गोल्ड है, ये सब फ्री स्टेट में मिलता है। यहाँ तक कि प्लेटिनम भी फ्री स्टेट में मिलता है, ये सब मैंने बताया था, है ना। दिस इज फ्री स्टेट में मिलते हैं। व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन मेटल, अगर मेटल को ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना है, क्या बोला इन्होंने, मेटल फ्रॉम ऑक्साइड से अगर निकालना है तो क्या करें। देखो पहला तरीका तो यह है कि जिंक ऑक्साइड अगर है तो कार्बन से रिडक्शन करा दो, सिंपल। तो जिंक प्लस में कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक मुझे मिल गया बड़े आराम से, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाऊं एल्यूमिनियम से।
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैंने इसका ना एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दिया तो मुझे मिल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस आप कर सकते हो बड़े आसानी से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया और मैग्नीज मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दी। दो तरीका, या तो कार्बन रिडक्शन करा दो, रिडक्शन या डिस्प्लेसमेंट, दो तरीके कौन कौन से हैं। इसमें मैं रिडक्शन करा रहा हूँ, लिखना भी होगा आपको स्टेप में कि देयर आर टू वेज टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। नंबर वन रिडक्शन, नंबर टू दूसरा मेथड क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ रहे थे तो एक रिएक्शन आई थी जिसका यूज ना हम करते हैं ट्रेन की पटरियों को जोड़ने में, तो उस रिएक्शन का नाम क्या आप बताओगे कमेंट में, जरा फटाफट बताओ कमेंट में लिख के। पेज नंबर 55 पे आ जाओ, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे है, उसको आप कर लेना, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर ना हो तो भाई कोई बात नहीं, मैं तो हुई कमेंट कर देना, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली, कौन सा मेटल इजिली कोरोड नहीं होता। तो यार ध्यान से सुनो, कोरोजन मतलब क्या होता है कि फटाफट रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से या कोई भी आसपास जो मॉइस्चर है उससे, सल्फर या किसी भी रिएक्ट कर गया फटाफट, तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होगा ना वो कोरोड हो जाएगा जल्दी फटाफट, जबकि जो लेस रिएक्टिव होगा वो इतनी जल्दी कोरोड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो निकल है, निकल समझते हो, रोबोट, एक बार याद है मतलब उसमें एक सीन आता है रोबोट फिल्म में कि आई एम रोबो स्पीड 1 टेराहर्ट्ज मेमोरी 1 जेटाबाइट, ऐसे करके बोलता है, वोल्ट सारे निकल के बने हैं, ऐसे करके बोलता है, वो पूरी बॉडी मेरी निकल की बनी है। निकल क्या होता है, निकल वो होता है जहां पे कोरोजन नहीं होता। इनफैक्ट जो कुतुब मीनार के पास जो आप मतलब देखेंगे ना जहां पे जंग नहीं लगता, एक वहां पे आयरन का पोल है, दैट इज आयरन पोल, हिंदी में कहते हैं लौह स्तंभ है, वहां पे जो लौह स्तंभ है वहां पे उसमें जंग नहीं लगता कभी भी, आज तक नहीं लगा, जब से कुतुब मीनार बना तब से लेकर के आज तक कभी उसमें जंग नहीं लगा, निकल का बना होता है वो। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना जल्दी कोरोड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि एलओएच क्या होता है, तो यार एलओएच की डेफिनेशन देख ली हमने कि होमोजेनियस मिक्सचर है, या तो मेटल मेटल डाल दो या फिर मेटल नॉन मेटल डाल दो। एग्जांपल स्टील जो है वो फेरस और कार्बन का एलओए होता है, पता है हमें ये तो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला, ये सारे एमसीक्यूएस रूप के जो 4 दे रखे हैं इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी देगा, तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है एजी से ऊपर होता है, बाकी सब में देख लो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, अगर मुझे जो लोहे का जो तवा है उसको मुझे रस्ट मतलब रस्टिंग से बचाना तो मैं क्या करूं, तो यार एक तरह से देख के दिमाग में ये आएगा कि ग्रीस भी कर दूं, पेंट भी कर दूं, जिंक कोटिंग सब कुछ कर सकता हूं, ऑल आंसर लगा के आ जाएंगे, बट नहीं, ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैंने ग्रीस करा और पेंट करा, तो यार मान लो पेंट किया तो क्या होगा ना, मैं जब तवे को बार बार धोऊंगा, आयरन फ्राई पैन को जब बार बार धोऊंगा मैं, या फिर कोई भी अगर उसको धोए, तो फिर क्या होगा, वो उसकी जो पेंट है वो सारा का सारा उससे हट जाएगा। अब वो हटेगा क्या होगा कि वो दोबारा से रस्टिंग हो जाएगी उसमें, फिर तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि यानी कि हम पेंट नहीं कर सकते, ये कह रहा हूं मैं। तो जिंक कोटिंग इज द आंसर, जिंक कोटिंग कर दो, बेस्ट मेथड है, ग्रीस भी करोगे ना तब भी वो धोने से हट जाएगा। ठीक है, तो भूल के भी ऑल आंसर मत लगा देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट मैंने माना एक्स है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है किया उसने, फिर उसने दिया गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक कंपाउंड दिया, यानी कि मान लो उसने कोई XO करके कंपाउंड दिया, ओके, इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सोचना कि एलिमेंट कौन सा हो सकता है। अगर ये आयरन ऑक्साइड हो, FeO रख दो यहाँ पे, आयरन का ऑक्साइड, मान लो आयरन ऑक्साइड बन गया, तो यार आयरन ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल है क्या, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। आयरन ऑक्साइड मतलब ऐसे ही इमेजिन करो, सोचो कि मैंने लोहे जो जंग लगा हुआ लोहा है उसको पानी में डाल दिया, पिघल जाएगा, उसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, दिस इज नॉट द आंसर। सिलिकॉन, भाई छोड़ इसको, सिलिकॉन के बारे में कुछ पता ही नहीं, सिलिकॉन ऑक्साइड वैसे भी वो नहीं उसमें मतलब जा करके उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, CO2, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल कब से होने लग गया भाई, ऐसा थोड़ा ना, धुआं वाटर में घुल गया, वाह कमाल है। बचा कैल्शियम, तो कैल्शियम इज द आंसर, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड आने वाला है ना यहाँ से, वो कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली द कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, दैट इज चौक, वो चौक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू बोला है, जो फूड कैन्स होते हैं ना, यानी कि खाने पीने वाले जो कैन्स होते हैं, वो बेसिकली टीन से क्यों बनाए जाते हैं, उसमें आयरन की कोटिंग क्यों नहीं, मतलब जिंक की कोटिंग क्यों नहीं करते। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन, जो फूड के जो कैन्स है, जो खाने के जो बर्तन है, उसको टीन से क्यों कोटिंग करी जाती है, जिंक से क्यों नहीं करते। भाई सिंपल सा रीजन है इसके पीछे, ऐसा कुछ नहीं कि वो महंगा है जिंक, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं कि जिंक महंगा है तो उसको यूज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं।
मेल्टिंग पॉइंट की बात भी नहीं है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोर रिएक्टिव की बात है। अगर जिंक को मैं डालूंगा तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, जो आयरन है उससे वो उससे रिएक्ट कर जाएगा ना। सोचो, खुद ही सोचो कि Fe जो है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन जो है, आयरन और जिंक, वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अभी मैंने कहा कि जिंक जो है, अभी याद आया आपको कि जिंक जो है वो पहले जिंक था फिर फेरस था, तो जिंक की कोटिंग करूंगा तो वो आयरन से रिएक्ट नहीं कर जाएगा। सोचो, तो फूड गैस जो है वो लोहे का, उस पर टीन की कोटिंग कर दी जाती है, जिंक की नहीं करते हम। इसके पीछे रीजन है मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन्होंने बोला है कि मतलब हमें ना कुछ चीजें दी इन्होंने, एक तो हैमर दिया हथौड़ा, अपने दोस्त का सर फोड़ने के लिए हथौड़ा दिया है नहीं, बैटरी और बल्ब और वायर स्विच दिए। तो हमें बोला है ना कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे मेटल से नॉन मेटल के सैंपल में। तो यार बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर मैं हैमर से उस मेटल को पीट के मतलब चादर बना सकता हूँ उसकी, अगर उसकी एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हैमर इसलिए दिया गया है, तो दैट इज मेटल। मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी हो जाएगी उसमें, है ना। एक तरीका ये हो गया। अगर जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल, जनरली ऐसे ही होता है ना। फिर बाकी की चीज क्यों दी है, बैटरी बल्ब और ये सारी चीजें, वायर्स वगैरह क्यों दी है भाई? कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है दैट इज मेटल, नहीं हो रही तो नॉन मेटल, सिंपल सी बात है। और ये पूछा सेकंड में इन्होंने कि असेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट जो है वो किस बेस पे आपने बताया? इसको हमने बताया फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही तो है, इसमें कोई केमिकल वाली चीज नहीं करी हमने कि हम कोई केमिकल लेके आए बाहर से, कुछ नहीं, सब कुछ फिजिकली किया जा रहा है, सब कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 में अगर आप चले तो वहां पे हमने देखा था कि यार ये फिजिकल प्रॉपर्टी में तो पढ़ रहे थे हम, ये मैलिएबिलिटी होती है, इसकी कंडक्टिविटी होती है, दैट ऑल ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, सब फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो आता है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। यार एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि बेस और एसिड दोनों की तरह एक्ट करते हैं, है ना। दो एग्जांपल्स भी याद रखने के लिए बोले थे, एक तो बोला था एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक बोला था जिंक ऑक्साइड। ये दोनों एग्जांपल दिमाग में छप जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, दो मेटल जो कि डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को डाइल्यूट HCl से। डाइल्यूट एसिड को, ये अगर एसिड अगर है तो उससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाला मेटल कौन सा होगा? तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, देखो कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर चले जाओ, हाइड्रोजन के सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में जाओ तो आपको मिलेगा सोडियम और पोटेशियम, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। आप कोई सा भी ले सकते हो दो मेटल जो कि हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। फिर उन्होंने पूछा दो मेटल जो कि नहीं करेंगे डिस्प्लेस, तो वो कौन है? हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है? एक तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कॉपर, और एक मैं सिल्वर ले लेता हूँ। कोई सा भी ले सकता हूँ, कोई रूल नहीं है कि ये लेना वो लेना, नहीं, कोई सा भी ले सकता हूँ। तो इसके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे लोगों के, कि कोई मान लो सोडियम पोटेशियम या किसी ने जिंक लिख दिया तो उसकी मर्जी है ना। तो दो मेटल आप कोई से भी लिख सकते हो, यहाँ भी दो मेटल कोई से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग करते हो, जो कि आपने एपिसोड नंबर 5 में पढ़ा है अच्छे से, तो उसमें जब आप रिफाइनिंग कर रहे होते हो तो एनोड पे क्या लेते हो? तो एनोड पे अगर आपको याद हो तो हम लेते हैं इम्प्योर मेटल, है ना। और कैथोड पे हम लेते हैं प्योर मेटल, प्योर मेटल। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं भाई? उस मेटल का साल्ट लेते हैं, जो वो मेटल है, मान लो मेटल कॉपर है तो मैं कॉपर का साल्ट ले लूंगा, कॉपर सल्फेट। तो उस मेटल का जो साल्ट है वो हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? पानी में मिला देते हैं उसको, हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो एक डायग्राम दे रखा है, वो सल्फर पाउडर लेके उसको जला रहे हैं और बर्न कर रहे हैं। अगर जला रहे हैं तो रिएक्शंस कैसी होगी सोचो। सल्फर को अगर मैं बर्न करूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो रिएक्शंस क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने बोला है ना कि वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसको हम लेंगे ड्राई लिटमस के पास। अगर ड्राई लिटमस में लेंगे तो कोई चेंज आएगा ना, ड्राई लिटमस में कोई चेंज नहीं आता, सिंपल सी बात है। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि यार कोई सा भी एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड बन जाएगा, भी देखना। कोई सा भी एसिड, कोई सी भी चीज है, एसिड बेस सब छोड़ो, कोई सी भी चीज है ड्राई लिटमस के पास ले जाओगे तो बता ही नहीं पाएगा एक्चुअल में कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर उसको मॉइस्ट लिटमस के पास ले जाओगे तब क्या होगा? ये SO2 गैस रिलीज हो रही है ना, तो SO2 क्या करेगा? ये ना H2O वाटर से रिएक्ट करेगा, मॉइस्ट यानी पानी होगा, वाटर होगा, तो ये हमें बना करके देगा H2SO3, H2 हो गया SO3, ये बना के देगा। और इसको हम कहते हैं, ये नई चीज है ध्यान से सुनना, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। अब ये एसिड है तो ऑटोमेटिकली ये लिटमस को रेड कर देगा, मोस्ट जो लिटमस है जो ब्लू रंग का अगर होगा तो उसको वो रेड कर देगा। हाँ ठीक है, अब बैलेंस रिएक्शन करनी है तो इसको बैलेंस कर देंगे हम, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, अब इसमें क्या ही बैलेंस है भाई, कुछ बैलेंस ही नहीं करना है इसमें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गेट H2O, तो ये रिएक्शन है, सिंपल से रिएक्शन है।
दो वेज बताने हैं, दो तरीका बताना है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते। बहुत सारे तरीके हैं, पढ़ रखा है हमने। एक तो पेंटिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, पता नहीं क्या क्या तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड होता है ऑक्सीजन से। नॉन मेटल मान लो मैंने ले लिया सल्फर, या फिर नॉन मेटल सबसे अच्छा एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया कार्बन, उसको ऑक्सीजन से कंबाइन कर दिया तो मुझे मिल गया CO2। अब जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक होते हैं, ऐसे याद कराया था मैंने। तो नॉन मेटल के क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड, तो दिस इज एसिडिक इन नेचर। बस यही बताना था इसमें कि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, नेचर में एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर उस टाइप का ऑक्साइड क्या एसिडिक है, वो एसिडिक ऑक्साइड। अब इसके रीजंस देने, तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक आपको एग्जाम में दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि प्लेटिनम और जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो उसको ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं। भाई इसके पीछे दो तीन रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये लेस रिएक्टिव है, सबसे पहला रीजन कि ये लेस रिएक्टिव है। दूसरा कि ये लस्ट्रस है। तीसरी चीज कि ये चमका, लेस रिएक्टिव है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना कोरोड भी नहीं होता, जल्दी जल्दी कोरोड नहीं होता, कोरोजन जल्दी नहीं होती इसमें, ये खास बात है इसमें। तो अगर आपसे ये भी पूछे ना कि कोरोजन किसमें जल्दी नहीं होता तो आप प्लेटिनम भी लिख सकते हो। सेकंड वाला सोडियम पोटेशियम लिथियम स्टोर करते हैं हम ऑयल्स के अंदर, क्यों भाई। ऑयल्स मतलब यहाँ पे केरोसिन ऑयल की बात हो रही है, क्यों स्टोर करते हैं बता रखा है ऑलरेडी कि भाई कैच फायर वगैरह ये सब, ठीक है ना, आंख पकड़ लेगा इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3 एल्यूमिनियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसके बाद भी कुकिंग वेसल्स, उसमें कुकिंग वेसल्स में क्यों यूज करते हैं। एल्यूमिनियम देखिए बहुत तगड़ा हाईली रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है, इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं होता, कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब कोरोजन क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना, मतलब एल्यूमिनियम लेयर फॉर्म कर लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है अपने ऊपर। ऑक्साइड की लेयर जब होती है किसी चीज के ऊपर तो वो, अब पहले से ऑक्सीजन है, पहले से ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है, अब कहां से और ऑक्सीजन आ पाएगा, जो पहले से मारा उसको और कितना मारोगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, अब उस पर ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता, मतलब वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग की तरह एक्ट करे, कवर एक तरह से जो उसको कोरोड नहीं होने देगा। एल्यूमिनियम अब और कोरोड नहीं हो सकता। और अगला पूछा कार्बोनेट और सल्फोनेट को यूजुअली कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स के रूप में। जब और का एक्सट्रैक्शन करते हैं और निकालते हैं हम, तो हम देखते हैं कि कार्बोनेट और सल्फोनेट जो इसको हम ऑक्साइड में क्यों बदल रहे हैं, सीधा क्यों नहीं कर लेते भाई, सीधा नहीं कर लेते क्यों। पहली बात तो ये कि वहां से लाना कार्बोनेट और सल्फोनेट से डायरेक्ट लाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम ऑक्साइड से करते हैं। दैट इज नॉट फिजिबल, फिजिबल यानी नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऑक्साइड से लाना बड़ा आसान है, वहां से हम लेकर के आ जाते हैं। और अगर सल्फर से करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप कमेंट में बताओ मेरे को, और कार्बन से करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कमेंट में बताओ मेरे को फटाफट। फिर ऑक्सीजन से कैसे आएगा वो तो हम देख लेंगे, अगर जिंक होगा तो कार्बन रिडक्शन कर लेंगे, अदरवाइज मैग्नीज वगैरह कुछ हुआ तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा लेंगे, जैसा अभी एक क्वेश्चन देखा था हमने थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि ये जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं इसके लिए नींबू क्यों चाहिए, मतलब साफ करने के लिए नींबू सोर्स सब्सटेंसेस क्यों चाहिए। आपने ऐड देखा होगा प्रचार की 100 नींबू की कड़ी सफाई ऐसे करके ऐड आते हैं बर्तन धोते टाइम, मतलब एक औरत आती है बर्तन धोती, फिर दूसरी वाली दूसरा उसका पति आता कहता है 100 नींबू की कड़ी सकती है, ऐसा ऐड आता है। तो वो सब्सटेंस होते हैं, वाई सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं, इफेक्टिव क्यों होते हैं क्लीन करने में कॉपर वेसल। वो सिंपल सी बात है, देखो जो कॉपर है ना वो कॉपर कार्बोनेट को बना लेता है, एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, वो लेयर को हटाने के लिए खट्टी चीज चाहिए, यानी कि सिट्रिक एसिड वगैरह चाहिए। एसिड अगर इससे इसको जाकर के धोएगा, इससे रिएक्ट करेगा तो इसके ऊपर जो लेयर है वो हट जाएगी और कॉपर वैसा का वैसा रह जाएगा। मतलब कार्बोनेट की जो लेयर है जिसकी वजह से अब, मतलब पहले जो वो बर्तन था वो चमकता था एकदम अच्छा खासा, लेकिन उस पर कार्बोनेट की लेयर की वजह से वो चमक नहीं रहा है। तो वो चमकता कब है, जब नींबू डालते हो। नींबू में क्या है, नींबू में सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो है वो कार्बोनेट की लेयर को हटा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब वो जो बर्तन है वो फिर से चमकने लग जाता है। सो नींबू की कड़ी सफाई है, याद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डिफरेंशिएट करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब देखो इसका आंसर मैंने पीडीएफ में दे रखा है, बस उसको आप एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा खास नहीं है। हमने प्रॉपर्टी सारी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की देख रखी है ऑलरेडी बहुत अच्छे से, बस उसके आंसर को देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा, कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बोला है, 15 आपको खुद करना है। वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स। कॉपर का यूज हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए क्यों किया जाता है, स्टील का तो नहीं करते, आयरन का तो नहीं करते। स्टील क्या है, एलॉय ऑफ आयरन। यानी आप ऐसे समझो इस सवाल को कि कॉपर का यूज कर, वाई कॉपर यूज टू मेक, कॉपर का यूज है हॉट वाटर गर्म पानी का टैंक बनाने के लिए क्यों किया जाता है, जबकि आयरन का क्यों नहीं करता। भाई आयरन जो है वो रिएक्ट स्टीम से भी कर जाता है ना, उसके भाप से भी रिएक्ट कर जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रिएक्ट कर जाएगा तो किस बात का, फिर आयरन तो
मतलब फिर खराब हो जाएगा ना वो टैंक। बट अगर कॉपर से है तो कॉपर की खास बात ये है कि वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता, चाहे कैसा भी वाटर दे दो, कोल्ड हॉट कैसा भी दे दो, स्टीम भी दे दोगे तब भी नहीं करने वाला रिएक्ट उससे। तो कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एनी काइंड ऑफ वाटर, किसी भी वाटर से वो रिएक्ट ही नहीं करता। अब ये जो चैप्टर है हमारा फिनिश हो चुका है, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, अब जो चैप्टर आप बोलोगे वही होगा। और अगर आपको केमिकल रिएक्शन देखना तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, जब इस वाले प्लेस पे क्लिक करो तो मैं आपको वही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए। और मैंने इतनी जल्दी जल्दी इसलिए समझाया आपको ताकि जो आपका जो टाइम है वो बचे, क्योंकि हमने ऑल द कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ रखे हैं ऑलरेडी अच्छे से।